तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। और विकिरण में हमने जाना था कि जो विकिरण होते हैं वो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। अब उनके बारे में हम और जानते हैं। परम शून्य ताप, जिसे हम कहते हैं 0 केल्विन से अधिक ताप पर प्रत्येक गर्म वस्तु क्या करती है बच्चों, अपने ताप के कारण, यानी अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो ये एक आप मानकर चलिए कि ओनली 0 केल्विन एक मानक हम मान रहे हैं यहाँ पर, ताप बिंदु 0 केल्विन का, उसके ऊपर वस्तु क्या करती है, स्वयं के ताप के कारण, अपने ताप के कारण एक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसमें विकिरण कहते हैं। यानी पदार्थों को ताप मिलने पर वे विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं तथा वस्तु से विकिरण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा, या हम विकिरित ऊर्जा भी कहते हैं, विकिरित ऊर्जा भी कहते हैं। ये बच्चों क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग होती है। बच्चों ये शब्द बार बार आ रहा है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक समूह होता है जिसके अंदर रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दर्शे, पराबैंगनी, गामा किरणें, और इससे पहले गामा से पहले अक्स किरणें, और ये अंत में आ गया आपके गामा किरणें। ये किरणें होती है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 किरणों का ये क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम सीनियर क्लास में विस्तार से जानेंगे। इस समूह को इनकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार डिवाइडेशन दिया गया है। तरंग दैर्ध्य जिसकी अधिक होती है और कम होती है, उसके आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार एक स्पेक्ट्रम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये भी क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग होता है जिन्हें हम अवरक्त विकिरण कहते हैं, जिससे मैंने लिखा है यहाँ पर अवरक्त विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण दर्शे से क्या है, ऊपर है। ठीक है, जिनकी तरंग दैर्ध्य 8 × 10⁻⁷ मीटर से 4 × 10⁻⁴ मीटर की होती है, जो दर्शे से क्या है, ऊपर की है। किसी गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण होते हैं वो क्या करते हैं, वो वस्तु के ताप पर डिपेंड करते हैं कि कितना ताप दे रहे हो। जितना ताप दोगे उतनी ज़्यादा वहाँ से क्या होंगे, गर्म विकिरण निकलेंगे। विकिरण की मात्रा, वस्तु की सतह की प्रकृति, ये वस्तु की सतह की प्रकृति वो किस से बना हुआ है, और वातावरण कि किस प्रकार के वातावरण में उसको रखा गया है, कि आपने उसको फ्रिज में रखा है या आपने उसको बाहर खुले में रखा है धूप में, तो उस पर डिपेंड करती है। तो वो क्या होते हैं, उसमें विकिरण होते हैं, थर्मल रेडिएशन होते हैं। अब इनकी जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में जानते हैं कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रकाश से ऊपर, दर्शे, दर्शे मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा, निर्वात में गमन कर सकते हैं जहां इनका वेग, प्रकाश के वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसमें विकिरण का अपवर्तन है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ये सभी जो प्रकाशीय घटनाएं हैं उनका ये पालन करते हैं, उन सब में ये शामिल होते हैं। इनकी तीव्रता, ये खास बात है, इनकी तीव्रता जो है ना, वो जिस बिंदु से आप ज्ञात कर रहे हो उस प्रेक्षण बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I समानुपाती 1/d², मतलब डिस्टेंस जितना दूर होगा उतनी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई आग जल रही है दूर और आप काफ़ी दूर खड़े हो आग से, ठीक है, तो आपकी तरफ जो उसकी जो आंच जिसे कहते हैं, जो हीट बोलते हैं, वो क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन आप जैसे उसके पास जाओगे, डिस्टेंस कम करते जाओगे, आई को, डी को क्या करोगे, कम करोगे, तो आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जितना उस आग के समीप जाओगे आपको हीट मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो डिस्टेंस कम होने पर आई का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आसान सी बात है नहीं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका शब्द का अर्थ होता है कर्षण, यानी काला, काले रंग। और काले रंग को ये माना जाता है कि ये एक अच्छा अवशोषक होता है या एक उत्सर्जक ये होता है। जैसे हम चंद्र ग्रहण वगैरह है तो उसमें काले चश्मे लगाकर हम उसको देखते हैं। ये मान्यता है कि वहाँ से जो आते हैं ना विकिरण, बिल्कुल ये है हानिकारक विकिरण आते हैं, उनसे बचने के लिए, हमारी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए हम काले रंग का चश्मा इस्तेमाल रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, क्योंकि कृष्णिका विकिरण क्या होती है, जैसे काले रंग की जो पट्टिका होती है कृष्णिका, ये एक अच्छी अवशोषक और उत्सर्जक मानी जाती है। तो काले रंग अर्थात कृष्णिका विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन हल्के वर्ण
कि पिंडों की अपेक्षा अधिक करते हैं, हल्के वर्णों की अपेक्षा क्या करते हैं, अधिक करते हैं। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए ध्यान रखना आप, हर कलर की एक तरंग दैर्ध्य निश्चित होती है, के लिए विकिरित ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है दूरी से, कि कौन सा कलर कितनी दूरी तक जा सकता है। जैसे लाल रंग है, अब आपको पता है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है, इसलिए वो अधिक दूरी तक जाएगा। बैंगनी कलर है उसकी कम होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस ग्राफ से जानते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट ये एक स्टेप आपको दिख रही है यहाँ पर इस प्रकार से, सेकंड स्टेप ये इस प्रकार से जा रही है, और थर्ड स्टेप एक और जा रही है। यानी आप देखिए साथ में 2000, फिर 3000, 6000, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक खास बात और देखिए आप, ये बढ़ रहा है फिर ऐसे आ रहा है, फिर सेकंड देखो वापस ये बढ़ रहा है फिर ऐसे आ रहा है, फिर थर्ड देखिए आप ये ऐसे आ रहा है। यानी हर एक कलर की जो तरंग दैर्ध्य थी वो देखो एक निश्चित बिंदु तक गई है, एक निश्चित बिंदु तक ये गई है, और फिर उसके बाद में ये वापस नियत हो गई या कम होने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साफ है कि हर कलर की जो तरंग दैर्ध्य है वो ऊष्मा की ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, दृश्य प्रकाश का अलग है, जो आर्क है उसका अलग है, सूर्य का प्रकाश है उसका अलग है, और ये सब क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी बेस के ऊपर ये नियम बना है, वीन विस्थापन नियम, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है कि वीन विस्थापन नियम कहाँ से आया है। वो उसी से आया जैसे कि हमने बताया कि ये बढ़ेगा फिर वापस नियत हो गया। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा उसको हम बोलेंगे लैम्डा एम। ठीक है, तो बच्चों इस नियम के अनुसार अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ये वाला उत्सर्जन क्षमता के लिए कितना तरंग दैर्ध्य है उसको मान लेते हैं लैम्डा एम। ठीक है, मैक्सिमम के लिए हो गया का मान कृष्णिका के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए, लैम्डा एम रिवर्स होता है 1/T के। अब बच्चों से बराबर करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा एक नियतांक, और नियतांक है यहाँ पर B, और इस B को हम बोलते हैं V नियतांक। ठीक है, और V नियतांक का मान होता है 2.898 गुणा 10⁻³ मीटर और इंटू केल्विन। ठीक है, और साथ में इसको हमने क्रॉस कर दिया। न्यूमेरिकल्स में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, या मान कर चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। और दूसरा यहाँ से लैम्डा एम T बराबर B, न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से बनते हैं। तो बच्चों दिमाग में फिट कर लीजिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में या डिफेंस एग्जाम में भी क्या होता है, ये बार बार आता रहता है। तो ये क्या हो गया, वीन विस्थापन नियम हो गया। इसमें क्या है कि हर कलर की तरंग दैर्ध्य होती है, और वो तरंग दैर्ध्य एक मैक्सिमम मान तक जाती है, फिर वो नीचे की ओर कमी की ओर अग्रसर हो जाती है। तो उस मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य के लिए जो ताप होता है वो हमेशा उसका क्या होता है, रिवर्स होता है, कि ताप अगर बढ़ाओगे, सॉरी लैम्डा एम बढ़ेगा तो ताप वहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये काम क्या आता है, वीन विस्थापन जो नियम है ना, उससे दुरस्थ जो तारे होते हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, भट्टी हैं, उनका ताप ज्ञात किया जाता है। क्योंकि तरंग दैर्ध्य इसमें क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। जैसे आपने ग्राफ में देखा था सूर्य का ताप 6000 केल्विन तक उसमें दिखाया गया है, तो ये मैक्सिमम के लिए आसान बना देता है, उसकी दूरी ज्ञात उसका टेम्परेचर ज्ञात करने में आसान होता है। सौर विकिरण की जो अधिकतम तीव्रता है, ये आप एक जनरल साइंस के तरीके से इसको याद करेंगे कि सौर विकिरण जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश, उसकी तरंग दैर्ध्य की जो अधिकतम विकिरता होती है, अधिकतम तीव्रता जो होती है विकिरणों की, वो होती है 4753। ये एक बिंदु है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस नियम की सहायता से ही हम ये समझ सकते हैं कि जब लोहे के किसी टुकड़े को हम अग्नि में गर्म करते हैं, किसमें, अग्नि में गर्म करते हैं, तो उसका रंग पहले क्या होता है, लाल होता है। और आपको पता है लाल कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है, और पहले ग्राफ कहाँ जाता है, अधिकतम कलर पर, लाल पर जाएगा। तो इसलिए उसका कलर पहले क्या हुआ, लाल हुआ। फिर रक्ताप पीला होता है मध्य कलर, 7 कलर होते हैं उसके अंदर, जो मध्य कलर वो पीला होता है। फिर आ गया नीचे की ओर पीला, और फिर आ जाता है सफ़ेद। ठीक है, तो पहले लाल क्यों हुआ, क्योंकि लाल कलर की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, और ताप देने पर वो जो तरंग दैर्ध्य पहले वो मैक्सिमम जाती है। तो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य किसकी हुई, लाल कलर की हुई, इसलिए पहले कौन सा कलर आ गया इसमें, लाल आ गया। फिर मध्य कलर हो गया पीला, फिर ये नियत हो गया सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, वी नियम से हम चंद्रमा की सतह का ताप 200 केल्विन अनुमानित किया गया है। यानी चंद्रमा की सतह का जो ताप है वो भी कौन से नियम से ज्ञात किया गया है, वी नियम की सहायता से ज्ञात किया गया है। इसलिए वी नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट है, और आप इसे हमेशा दिमाग में फिट रखेंगे।
और जो वक्र हमने बनाया था कृष्णिका की केवल उसमें ध्यान रखना बच्चों कि केवल ताप पर डिपेंड है वो जो हमने जो ग्राफ बनाया था ना वो हमने केवल ताप के बेस पर बनाया था, न कि किसी पदार्थ के आकार आकृति या पदार्थ कैसा है उसके ऊपर नहीं। वो हमने केवल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाया था कि टेम्परेचर से पहले वो क्या होंगे, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य तक पहुंचते हैं, फिर वो नियत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। समझ गए आप इसको। और उसके बाद में इसी वीडियो का अपना जो सेकंड जो मुख्य टॉपिक है वो है स्टीफन नियम, कि स्टीफन नियम क्या है। चलो बच्चों बात करते हैं स्टीफन नियम क्या होता है। स्टीफन नियम बात करता है बाह्य परिवेश के ताप की, कि वस्तु का ताप कितना है। अगर जैसे किसी वस्तु का ताप T है मान लीजिए, तो उसके विकिरण कितने निकलेंगे। जैसे वस्तु का ताप मान लीजिए 2 है, T का मान कितना है 2 है, तो ये जो नियम कहता है वो ये नियम कहता है कि इसकी 2 की घात 4 कर लीजिए आप, कितना आएगा उतने गुना 16 गुना हो गया क्या, तो 4 8 दिन 16। तो ये नियम ये कहता है कि अगर उसका टेम्परेचर 2 है तो एनर्जी कितनी देगा वो 16 गुना देगा। किस केस में वो देखिए, किसी कृष्णिका के, कृष्णिका काले रंग के लिए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड, किसी कृष्णिका की जो ताकत होती है वो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा E उसके परम ताप T की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी कोई कृष्णिका जो है और उसकी जो इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतनी ताकत होती है कि उसमें से जो प्रति सेकंड जो रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन एनर्जी निकलती है, वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, E समानुपाती T की घात 4। ठीक है। और यहाँ जो इसको बराबर करेंगे तो नियतांक आएगा सिग्मा। और सिग्मा की क्या कहते हैं, इसको स्टीफन नियतांक कहते हैं। इसका मान बहुत सरल है, 5 से 7 संख्या आती है ना, 5 6 7, बस बीच में पॉइंट है, और 7 के बाद में आएगा 8, तो इसको याद करने का तरीका हो जाएगा 5 पॉइंट लगा दो, 6 7 गुना 10 की 7 का क्या आएगा 8, तो 5 6 7 8, ये मान आप याद कर लीजिए। दूसरी बात न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली इसमें बाह्य परिवेश के लिए आते हैं, तो परिवेश के लिए अगर आते हैं ना तो उस केस में आप क्या करें, जैसे ये T हो गया और बाह्य परिवेश मानते हैं T0, तो इसमें क्या करना होता है, हमें घटाना होता है और घटाकर उसमें 4 घात लगानी होती हैं, यानी T4 माइनस T04, इस प्रकार से। अब बच्चों नियम के बाद हम बात करते हैं विकिरणों की उत्सर्जकता की, कि किसी वस्तु के द्वारा विकिरण उत्सर्जित करने की जो उसकी क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जकता कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा विकिरण उत्सर्जित करने की कितनी क्षमता है वो उसकी क्या होती है, वो उसकी उत्सर्जकता होती है, और इसे हम स्मॉल e से लिखते हैं। उत्सर्जकता को स्मॉल e से लिखा जाता है। कुछ काम की बातें उन पर जिक्र कर लेते हैं कि परम ताप जो होता है उस पर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जो स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो अवरक्त स्पेक्ट्रम बन रहा है, अवरक्त तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा है उसके आकार, उसकी उत्सर्जित करने की क्षमता और विशेष रूप से उसके ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं E समानुपाती T4 आया था, समानुपाती होती है। पूर्ण उत्सर्जक के लिए अगर हम माने कि एक आदर्श परफेक्ट एमिशन कर रहा है, उत्सर्जक है, तो उसके लिए प्रति इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा निम्न होगी। ये देखो भाई सिग्मा T4, ये अभी आया था अपने सिग्मा T4, ठीक है, सिग्मा T4, और आगे लगा दीजिए ए क्या है, ए है वस्तु का क्षेत्रफल, टी क्या है, परम ताप है। उस क्षेत्रफल से वो इकाई सेकंड में क्या था, सिग्मा T4 था, प्रति इकाई सेकंड कृष्णिका के क्षेत्र से पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा। अब इसी पूरे क्षेत्रफल से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये आ जाएगी H। तो एक पूर्ण उत्सर्जक के लिए अगर आपको मान निकालना है तो H बराबर A सिग्मा T4 हो जाएगा। A क्या है यहाँ पर, वस्तु का क्षेत्रफल है, T है क्या है, परम ताप। अब उत्सर्जकता अगर इसके साथ जोड़ी जाए तो ये हो जाएगा बच्चों H बराबर A E सिग्मा T4। उत्सर्जकता क्या होगी, उसकी क्षमता, कि उसकी उत्सर्जित विकिरण उत्सर्जित करने की कितनी क्षमता है, ये हो जाएगा। किसी आदर्श विकिरक के लिए, ये बच्चों बहुत मोस्ट चीज़ है, डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए। किसी आदर्श विकिरक के लिए E बराबर 1 होता है। अब आप क्वेश्चन 1 बना कैसे, देखो आदर्श विकिरक का मतलब क्या होता है, ये जो है उत्सर्जकता होती है इसके 3 चरण होते हैं। एक तो होता है परावर्तकता, एक होती है अवशोषण, और एक होती है पारगमन। तो अगर अब मैं छोटी सी बात पूछूंगा, एक तो परावर्तन करना है और एक अवशोषण करना है, ठीक है। अगर परावर्तन का मान अवशोषण से ज़्यादा है तो इसका मतलब मान तो 1 से ज़्यादा हो गया, और अगर अवशोषण का मान परावर्तकता से ज़्यादा है तो 1 से कम हो गया। लेकिन अगर दोनों परावर्तन करना और उसको अवशोषित करना, दोनों की क्षमता अगर बराबर है
तो दोनों का मान बराबर होगा, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 1। बराबर संख्याओं में अगर एक दूसरे में भाग लगाते हैं तो 1 आता है। तो परावर्तक करने की क्षमता बट्टा उसकी अवशोषित करने की क्षमता, दोनों क्या होगी, बराबर होगी, तो भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो आदर्श विकिरण क्या होता है, जो जितना लेता है उतना ही उसमें उष्मा बाहर निकालता है। विकिरण उतने ही बाहर, जितने विकिरण वो अवशोषित करेगा उतने ही विकिरणों को बाहर परावर्तित करेगा, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। उत्सर्जकता एक विमाहीन राशि है और साथ में लिख लेना मात्रकहीन राशि है। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि जितनी उष्मा, जितने विकिरण रेडिएशन लिया है बट्टा उतने दिए, तो दोनों का मात्रक सेम होगा, तो दोनों में बट्टा में भाग में है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दीप कज्जल, दीप कज्जल से आप जानते हो ना, मिट्टी के जो घड़े आते हैं उस टाइप में एक उसका ढक्कन होता है, उस पर हम काजल मोमबत्ती जला के या कैसे उसमें क्या करते हैं, काजल बनाते हैं, दीप कज्जल, या जिसे हम बोलते हैं कालिक। ठीक है, कालिक की बात करें तो कालिक क्या होती है, ये पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उष्मा की एक आदर्श वस्तु मानी जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि आदर्श कर्षणिका किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे दीप कज्जल को लगभग उसके सन्निकट माना गया है, लगभग एक आदर्श कर्षणिका माना गया है किसको, दीप कज्जल को। किसी आदर्श विकिरक से विकिरित उष्मा के क्षय की नेट दर, उष्मा हानि की दर निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। जैसे मैंने कहा था कि अगर बाह्य परिवेश की बात की जाए, भाई एक तापमान तो हो गया T और तापमान मान लिया यहाँ पर TS सरफेस का, तो आप क्या करेंगे, T की घात 4 इसकी घात 4 दोनों को घटा दो, T4 माइनस TS4। ठीक है, सिग्मा ए आगे प्लस लगा हुआ है, ए सतह के लिए, और अगर ए के लिए आपको लेना है इसको तो गुणा में ई आ जाएगा, ये लीजिए ई सिग्मा ए, और आगे सेम है T4 माइनस TS4। बिल्कुल आसान सा, ये हो गई उत्सर्जकता के लिए। अब बच्चों हम बात करते हैं कि शरीर से उष्मा के क्षय को, शरीर से उष्मा के क्षय को कारगर तरीके से रोकने के लिए आधुनिक आर्कटिक जो कपड़े हैं आम कपड़ों से अच्छे होते हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि शरीर की त्वचा के साथ एक अतिरिक्त पतली चमकदार धातुई परत जो होती है, जो शरीर के विकिरण को परावर्तित कर देती है। यानी आजकल कुछ ऐसे कपड़े आए हुए हैं जो अंदर से आपको लगेंगे चिकने हैं, उन पर एक अलग प्रकार की परत जमी होती है। उनको पहनने का लॉजिक क्या है वो आपको समझाने की बात हो रही है कि जैसे हम उनको पहनेंगे तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के तापमान, हमारी बॉडी भी क्या करती है, बाह्य टेम्परेचर के संगत आने से, जैसे ठंड में आ गई तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा शरीर क्या रहे, गर्म रहे, तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे कि हमारे जो शरीर का जितना रेडिएशन बाहर निकलता है, हमारे शरीर में जितनी गर्मी है वो बाहर निकलती है, तो उसको रोक ले वो। तो इस प्रकार के विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं जो हमारे शरीर को टेम्परेचर को अंदर से क्या करते हैं, गर्म बनाए रखते हैं, जिसे आप कह सकते हो गर्म कपड़े। ठीक है, तो हो गया शरीर के विकिरण को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। अब फिर से कुछ खास बातें हैं कि जब कोई वस्तु ठंडी होती है तो ठंडा होने की दर निर्भर करती है, चलो किस पर डिपेंड करती है, उत्सर्जकता पर डिपेंड करती है। अभी आपने सूत्र पढ़ा था, ये लीजिए, ये लास्ट में E भी है, सिग्मा भी है, A भी है और ताप भी है, इसी को हम आगे लिख रहे हैं। तो उत्सर्जकता पर डिपेंड करती है, ठंडा होने की दर क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, विकिरण सतह की प्रकृति पर, यानी अगर उत्सर्जकता का मान अधिक होगा तो ठंडा होने की दर भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वो समानुपाती है। सतह के क्षेत्रफल, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक है तो ठंडा होने की दर बच्चों क्या होगी, समानुपाती है, तो अधिक होगी। विकिरक पिंड के द्रव्यमान पर, अर्थात विकिरक पिंड का द्रव्यमान अधिक होने पर ठंडा होने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो इसी के पॉइंट के अंदर है कि जो तापक्रम है, जो उसमें लिखा था तापक्रम, अर्थात पिंड का जो तापक्रम अधिक होगा तो ठंडा होने की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि T4 माइनस TS4 समानुपाती में है। और इसमें एक और है विकिरक पिंड के विशिष्ट उष्मा पर, अर्थात विकिरक पिंड की विशिष्ट उष्मा अधिक होने पर ठंडा होने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विशिष्ट उष्मा क्या होती है, जैसे जल की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, उच्च होती है ना, हाई होती है, तो वो आसानी से टेम्परेचर लेते नहीं है, तो विशिष्ट उष्मा होने पर ये दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो आसानी से बाह्य जो टेम्परेचर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस टेम्परेचर को नहीं लेगी। अब बच्चों इसमें एक और छोटा टॉपिक है, प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत है। इसको मैं आपको छोटी सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि हम धूप में खड़े हैं तो हम बाहर से क्या करें, उष्मा ले रहे हैं, बस ये इसमें होता है। तो यही इसमें आपको समझना है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु परम शून्य ताप से अधिक ताप पर क्या करती है, विकिरणों का उत्सर्जन करती है तथा उस पर आपतित विकिरणों का अवशोषण भी करती है। ठीक है, उत्सर्जन करती है और अवशोषण भी करती है। यदि उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा अवशोषित विकिरणों की मात्रा से अधिक है, उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा अवशोषित विकिरणों की मात्रा से क्या है, अधिक है, तो वस्तु ठंडी हो जाएगी। और यदि अवशोषित विकिरण
की मात्रा उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा से अधिक है तो वस्तु गर्म हो जाएगी। इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तब ऊष्मा क्या करते हैं बच्चों, अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण क्या हो गया, अधिक हो गया, और उत्सर्जन क्या हो गया, कम हो गया, जिससे हमारे शरीर का ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन इसके उल्टे अगर हम बर्फीले, इसके विपरीत अगर बर्फीले क्षेत्र में हम खड़े हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन तो क्या हो जाएगा, अधिक, और अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे शरीर के ताप में कमी हो जाती है। अब समझ गए होंगे आप कि धूप में खड़े हो तो ऊष्मा का अवशोषण क्या करोगे, अधिक करोगे, ठीक है। लेकिन बर्फीले क्षेत्र में क्या करोगे, इसमें अवशोषण अधिक है, इसमें क्या करोगे, उत्सर्जन अधिक करोगे। तो ऐसे में हमें ठंड लगेगी। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम अवशोषण कर रहे हैं तो हमें गर्म लग रहा है। भाई सर्दी में आप बाहर खड़े हैं, सूर्य प्रकाश आ रहा है तो आपको इजी गोइंग क्या करती है, कि रिलैक्स फील होता है। और लेकिन आप बर्फ़ में खड़े हो तो आपको वहाँ ठंड लगती है। तो एक जगह आप ऊर्जा का, ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हो और एक जगह आप क्या कर रहे हो, उत्सर्जन कर रहे हो। अब बच्चों एक और टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या होता है बच्चों, जब रात्रि में पृथ्वी ठंडी होती है, अब पृथ्वी ठंडी होती है तो ये जो दिन में जब गर्म हुई थी ना, तो उस गर्मी के कारण, और जब अब रात्रि में जो पृथ्वी ठंडी हो रही है तो उसके कारण क्या होती है, जो सतह होती है ना, वो विकिरणों का उत्सर्जन करती है। सीधी सी बात है, किसी गर्म वस्तु पर पानी डालिए तो आप उसमें देखते हो हल्का धुआं सा बाहर निकलता है। वैसे ये है कि सतह दिन में हुई थी गर्म, अब रात्रि में वो क्या हो गई, ठंड पड़ने लगी। ठंड पड़ने लगी तो वहाँ से विकिरण निकलते हैं, वो विकिरण जाएंगे ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन ऊपर एक पहले से एक परत बनी होती है जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, चाहे वो प्रदूषण से आए या फ्रिज की गैस से आए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो उनसे क्या है कि परत बन जाती है। वो परत क्या करती है, उन विकिरणों को ऊपर जाने से रोकती है। ऊपर जाने से रोकेगी तो उन विकिरणों से क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी सतह ऊष्मा विकिरणों का एक स्रोत है, क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अवशोषित करती है दिन के अंदर, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का पूरा धरातल क्या होता है, गर्म हो जाता है। इन विकिरणों का तरंग दैर्घ्य कौन सी रेंज में होता है, अवरक्त क्षेत्र में होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है। जब रात्रि में पृथ्वी ठंडी होती है तो ये विकिरणों का उत्सर्जन करती है, जिन्हें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, CO2 है, CH4 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2, ये क्या करते हैं, ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। दूसरी बात, अगर ये टेम्परेचर नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। लेकिन समस्या ये है कि ये जो SO2 CO2 आप बोल रहे हैं, ये दिनों ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और जितना प्रदूषण बढ़ रहा है उससे इनका मान भी बढ़ता जा रहा है। मान बढ़ेगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू कर देगी, समुद्र का स्तर उठेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन है, आपकी किताब के लास्ट वाले क्वेश्चन में से है क्वेश्चन, ये स्पष्ट कीजिए कि क्यों अधिक परावर्तकता वाले पिंड उत्सर्जक होते हैं। परावर्तकता जिनकी अधिक होती है उनकी अवशोषण करने की क्षमता कम होती है। अधिक परावर्तकता वाले पिंडों की अवशोषणता क्या होती है, कम होती है। भाई जो देना जानते हैं वो लेंगे कहाँ से, तो इसमें यह कि परावर्तन क्या है, देना, और लेना नहीं है इसको, तो इसकी क्षमता क्या है, अवशोषणता क्या होती है, कम होती है। और किरचॉफ के नियम से अल्प उत्सर्जक भी होते हैं। किरचॉफ नियम आपके फिलहाल बुक्स में नहीं है, इसलिए हमने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो ये क्या होते हैं, अल्प उत्सर्जक भी होते हैं। ऐसा नहीं है, जो 100% परावर्तक है उसमें कहीं ना कहीं अल्प रूप से क्या होंगे, वो उत्सर्जकता भी रखते हैं। दूसरा बच्चों, कम कंपी वाले दिन लकड़ी की ट्रे की अपेक्षा पीतल का गिलास कहीं अधिक शीतल प्रतीत होता है, ठंडा लगता है, क्यों? बिल्कुल आसान सी बात है। लकड़ी क्या होती है, पीतल की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, ये तो कुचालक है, और कुचालक होगी तो बच्चों शीतल दिनों में क्या होता है, पीतल के पात्र को छूने पर तेजी से शरीर की जो ऊष्मा है वो पात्र की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और जबकि लकड़ी के पात्र के लिए ऐसा नहीं होता, हमारे शरीर की ऊष्मा उस लकड़ी के पात्र में नहीं जाएगी, क्योंकि वो क्या है, कुचालक है। तो इसलिए हमें पीतल का पात्र क्या होता है, अधिक ठंडा अनुभव होता है, उससे हम क्या करते हैं, ऊष्मा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लकड़ी तो क्या कुचालक है, तो उससे हमें किसी प्रकार की ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी। कोई प्राकृतिक ताप मापी है उस तापों को मापने की युक्ति जिसका अंशांकन किसी आदर्श कृष्णिका के विकिरणों के लिए किया गया है। खुले में रखे किसी लाल तप्त लोहे के टुकड़े को ताप काफ़ी कम मापता है, परंतु जब उसी लोहे के टुकड़े को भट्टी में रखते हैं तो वह ताप का सही मान मापता है। तो बच्चों इसका रीज़न है बाह्य परिवेश, कि आपने पहले उसको खुले में रखा है, फिर आपने उसको भट्टी में एक सीमित एरिया में रख दिया, सीमित एरिया में आपने रखा तो उससे क्या हो गया,
उसे बाह्य परिवेश का तापमान नहीं मिलेगा। तो आपने लाल तप्त लोहे के टुकड़े को जब बाहर वातावरण में रखा तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा देखो, अब टी तो खुद का ताप हो गया और टी नोट हो गया उसके बाहर का ताप होगी। लेकिन इसी टुकड़े को अगर आपने भट्टी में रख दिया तो अब ये बाहर वाला तापमान ये हट जाएगा, केवल भट्टी का अंदर से रहेगा, तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा T4 होगी। अतः फलतः मापित ताप क्या होगा, यथार्थ होगा, यानी माइनस आपको बाह्य परिवेश का ताप नहीं करना होगा, तो भट्टी के अंदर उसका खुद का ताप रहेगा। तो मान क्या होगा, रियल होगा, एक्चुअल होगा, यथार्थ होगा। बिना वातावरण के पृथ्वी ऐषणीय शीतल हो जाएगी। पृथ्वी का वातावरण बच्चों क्या है, पृथ्वी से उत्सर्जित आवृत्त तरंगों को परावर्तित करता है, ठीक है। लेकिन लगातार टेम्परेचर बढ़ने से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी एवं उसके वातावरण में बनी रहती है, जो गर्माहट है वो बनी रहेगी। यदि वातावरण न हो तो आवृत्त तरंगें क्या होती हैं, यहाँ से गुजर जाएंगी, पारगमित हो जाएंगी तथा पृथ्वी इतनी शीतल हो जाएगी कि जीवन योग्य नहीं रहेगी। यानी ये कहा भी जाता है कि पृथ्वी पर ही क्या है, वायुमंडल पाया गया है, तो उस वायुमंडल पाया गया है तभी तो वहाँ जीवन संभव है। अब अगर उत्सर्जित आवृत्त जो हैं वो वातावरण ही नहीं है तो वहाँ किसी प्रकार का परिवेश माध्यम उनको मिलेगा नहीं, और जो आवृत्त तरंगें होती हैं वो वहाँ से निकल जाएंगी और वहाँ पर जीवन योग्य पृथ्वी हमारी शेष नहीं रहेगी, ठीक है। भाप का जो परिचालन पर आधारित है, भाप आप जानते हैं वाष्प गैस आधारित तापन निकाय तप्त जल क्या होता है, द्रव अवस्था के परिचालन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होते हैं। देखो जल से जब हम भाप बनाते हैं तो इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो इसलिए क्योंकि समान मात्रा की भाप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जल की अपेक्षा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा भी निहित होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जल है, आपने उसको उबाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जल से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगे तो वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। अब भाप में वो जब अवस्था बदलती है तो उसे चाहिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा उसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी शामिल है, इसलिए उसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसलिए वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, वो अधिक दक्ष होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कृष्णिका विकिरण उत्सर्जन के बारे में जाना और वीन विस्थापन नियम को समझा, स्टीफन नियम को समझा और साथ में ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो ऊष्मा क्षय की दर है वो बाह्य परिवेश और ताप के साथ संबंध रखती है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।